इंडिया में 25 साल क्रॉस होते ही आपको दो चीज़ों के लिए मेंटली हरास किया जाता है। पहला शादी और दूसरा बेटा अपना घर कब ले रहे हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में रेंट पे रहना इज इक्वल टू जिंदगी में फेल होना। हमारे पेरेंट्स के टाइम तो ये लॉजिक 100% सही था, पर 2026 के इंडिया में टायर 1 सिटीज के अंदर बिना सोचे समझे घर खरीदना इक्वल्स टू आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सुसाइड बन सकती है। आज हम कोई हवा में बातें नहीं करेंगे। आज हम राहुल और कबीर नाम के दो दोस्तों को लेंगे, दोनों की पॉकेट में 20 लाख रुपए कैश डालेंगे और अगले 20 साल का एक्सेल शीट पर रियल मैथ्स रन करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपके पास वो सॉलिड डाटा होगा जिसके बाद आप अगली डिनर टेबल पर अपने रिलेटिव्स का मुंह आराम से बंद कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं मैथ्स को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए नमकवाला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो जहां मैं आप सबका वेलकम करता हूं। मैथ स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, जिसे कहते हैं रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड इक्वल्स टू साल भर का रेंट डिवाइडेड बाय घर की टोटल वैल्यू इनटू 100। अगर आप लंदन या न्यूयॉर्क में घर खरीद रहे हो तो वहाँ रेंटल यील्ड 5 से लेकर तो 7% होती है, पर इंडिया के टॉप शहरों में, चाहे वो मुंबई का अंधेरी हो, बेंगलोर का व्हाइट शील्ड हो या गुड़गांव का गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन, इंडिया की एवरेज रेंटल यील्ड इज जस्ट 2.5 से 3%। इसका मतलब क्या है कि जो घर खरीदने में 1 करोड़ रुपीस लगते हैं वो रेंट पे आराम से 25,000 रुपये महीने में मिल जाता है। अब इस 2.5% के गैप को दिमाग में लॉक कर लो। अब चलते हैं हमारे लैब में। लेफ्ट साइड पे राहुल द बायर है और राइट साइड पे कबीर द रेंटर है। दोनों दोस्तों की एज 28 साल है। दोनों को बेंगलोर में एक पॉश सोसाइटी में 1 करोड़ का 2 BHK पसंद आता है। दोनों के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए की सेविंग है। तो चलिए पहले देखते हैं राहुल को, द बायर। राहुल कहता है भाई रेंट वेस्ट है, EMI इन्वेस्टमेंट है। वो 1 करोड़ के घर के लिए 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करता है और 80 लाख का होम लोन ले लेता है, जो 20 साल के लिए होता है। राहुल की महीने की EMI बनती है अराउंड 70,000 रुपीज पर मंथ। बैंक के पेपर साइन होते हैं, राहुल की फैमिली में मिठाई बढ़ती है, सोसाइटी में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। अब चलते हैं कबीर के पास, द रेंटर। कबीर थोड़ा सा जिद्दी और एक्सेल शीट प्रेमी इंसान है। वो राहुल के फ्लैट के ठीक ऊपर वाला फ्लैट रेंट पर ले लेता है। उसका रेंट डिसाइड होता है 25,000 पर मंथ। कबीर के पास जो 20 लाख का डाउन पेमेंट बचा था ना, वो उसने चुपचाप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दिया। अब ध्यान से सुनो, राहुल महीने का 70,000 दे रहा है EMI में और कबीर महीने का 25,000 दे रहा है रेंट में। अब कबीर के पास हर महीने कैश बचता है 70,000 माइनस 25,000 इक्वल्स टू 45,000। कबीर इस 45,000 की हर महीने की SIP चालू कर देता है। चलिए अब 20 साल के बाद देखते हैं कि 20 साल बाद क्या सिचुएशन होगी। दोनों दोस्तों की एज 48 हो चुकी है। किसका नेटवर्थ ज्यादा है, चलिए देखते हैं। राहुल ने 20 साल में 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया और 1.66 करोड़ रुपीस की टोटल EMI भरी, तो राहुल के पॉकेट से टोटल गया 1.86 करोड़। अगर आप इंडिया के रियल एस्टेट को पिछले 20 साल की 6% कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट से देखेंगे तो राहुल के 1 करोड़ वाले फ्लैट की कीमत आज मार्केट वैल्यू बनेगी 3.2 करोड़ रुपीस, या मान लीजिए 6% से 3.9 करोड़। राहुल की जो नेटवर्थ होगी 20 साल बाद वो होगी 3.2 करोड़ से लेकर तो 3.9 करोड़। ठीक है, अब कबीर का देखते हैं। कबीर ने जो 20 लाख लमसम छोड़ा था वो 12% के इंडेक्स रिटर्न के हिसाब से 20 साल बाद बन जाएंगे 1.92 करोड़, और कबीर की जो 45,000 पर मंथ की SIP थी वो भी 20% के हिसाब से बन जाएगी 4.49 करोड़। तो कबीर की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है 6.41 करोड़। अब इसमें से हम कबीर का 20 साल का रेंट माइनस करेंगे, ये मान लेके कि 5% का रेंट ग्रो हुआ है, तो टोटल रेंट पेड इसका होगा 1.03 करोड़, यानी कि इसकी नेटवर्थ बनेगी 5.38 करोड़ रुपीस आफ्टर 28। अब कबीर जो 20 साल किसी और का घर बना रहा था वो आज राहुल से 2.18 करोड़ रुपीस ज्यादा अमीर है। वो इस 5.3 करोड़ कैश में से 3.2 करोड़ निकालकर राहुल का वही फ्लैट राहुल से कैश में खरीद सकता है, और उसके बाद भी उसके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ के आसपास पैसे बच जाएंगे। तो अब जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स है वो इस मैथ्स को देखकर कमेंट सेक्शन में आएंगे और बोलेंगे भाई टैक्स का बेनिफिट कहाँ काउंट किया आपने। तो चलिए उनके दिल को शांति देने के लिए एक टैक्स बेनिफिट काउंट कर लेते हैं, पर फिर हिडन डेमोन्स का भी तो काउंट करना पड़ेगा जो रियल एस्टेट ब्रोकिंग में कोई नहीं बताता।
पहला है गुमनाम खर्चा। जब राहुल ने 1 करोड़ का फ्लैट लिया तो 7 लाख की स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का एक्स्ट्रा खर्चा किया जो लोन में कवर नहीं था। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ है? सेकंड, इंटीरियर ट्रैप। रेंटेड फ्लैट में इंसान 10,000 का नीलकमल सोफे पर खुशी से गुजार लेता है। खुद के फ्लैट में घुसते ही अंदर का शाहरुख खान जाग जाता है। मॉड्यूलर किचन चाहिए, फॉल सीलिंग चाहिए, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। थर्ड है सोसाइटी मेंटेनेंस। 5,000 महीने का मेंटेनेंस 20 साल तक बनता है 12 लाख रुपए। रेंट वाले फ्लैट में ये लैंडलॉर्ड का हेडेक होता है। चौथा है द अल्टीमेट डेमोन, लिक्विडिटी। आपके इंडेक्स फंड में 5 करोड़ पड़े हैं। सुबह 9:15 बजे 3 बटन दबाओ, परसों सुबह आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। घर डीमार्ट का बिस्किट नहीं है, सुबह बेचने निकले और शाम को बिक गया। एक जीनियन बायर ढूंढने में इंडिया में एवरेज 6 से 9 महीने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव्स तो देख लिए, चलिए कुछ नेगेटिव बातें भी देख लेते हैं इस कहानी में। मैथ्स कहाँ फेल होगा। अब एक ऐसी सच्चाई सुनो जो कोई फिन इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा। इस पूरे मैथ में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झोल है। ये मैथ्स तभी जीतेगा जब कबीर गौतम बुद्धा के लेवल का डिसिप्लिन इंसान हो। रियल लाइफ में क्या होता है, इंसान 25,000 रेंट दे देता है और बचे हुए 45,000 को SIP में डालने के बजाय उसकी एक नई क्रेटा गाड़ी निकाल देता है और हर साल बाली की ट्रिप मारता है और वीकेंड पर जोमेटो पर प्रो बन के बैठ जाता है। घर खरीदना एक फोर्स्ड सेविंग है। जब बैंक से 1 तारीख को 70,000 का डंडा पड़ेगा ना, तो इंसान फजूल खर्ची बंद कर देता है। अगर आप दिमाग से अनडिसिप्लिन हो तो चुपचाप घर खरीद लो। कम से कम 20 साल बाद सर पर छत तो होगी। पर अगर आप एक्सेल शीट वाले डिसिप्लिन इंसान हो तो रेंटिंग इज एन अनमैच्ड वेल्थ बिल्डर। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? घर कब खरीदना चाहिए, उसे चेक करने के लिए ये 3 गोल्डन रूल्स अपने डायरी में लिख लो। रूल नंबर 1, आप जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख रहे हो उसकी टोटल कॉस्ट आपकी फैमिली की साल की इन हैंड इनकम के 3 गुना या 3.5 मैक्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप साल का आपकी औकात 45 से 50 लाख के फ्लैट की है तो 1.2 करोड़ के फ्लैट के सपने मत देखो। रूल नंबर 2, खुद से आईने में देख के पूछो, क्या मैं अगले 10 साल तक इसी एग्जैक्ट लोकेशन पर रहने वाला हूँ? अगर जॉब स्विच करने के बेंगलोर या गुड़गांव से जाने के 10% भी चांसेस बनते हैं तो घर मत खरीदिए। रूल नंबर 3, 30% EMI कैप। आपकी सारी EMI मिलाकर आपके टेक होम पे के 30% से ऊपर क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर खरीदना एक इमोशनल माइलस्टोन है, फाइनेंशियल डिसीजन नहीं। जिस दिन आपके पास इतना पैसा हो कि घर का डाउन पेमेंट देने के बाद भी आपके इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड को छूना ना पड़े, उस दिन शौक से 4 BHK खरीदना और मुझे भी हाउस वार्मिंग पे बुलाना मत भूलना। पर फैमिली के प्रेशर में आके अपने 20s और 30s को EMI के पिंजरे में मत डालना। और अगर इस मैथ्स ने दिमाग में कोई भी घंटी बजाई हो तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को व्हाट्सएप कर दो जो कल सुबह टोकन मनी देने जा रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।